ये है हमारा लेक्चर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व को समझा कि इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है, कैसे काम कर रहा है, क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या वेरियस उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसा उसका स्लोप दिख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम ये सब बात करके आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कंज्यूमर का बजट क्या होता है। देन हम क्या करेंगे, सैटिस्फैक्शन लेवल और बजट को साथ में पुटअप करके अपना बेस्ट ऐसा एक कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रीच कर रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर का बजट क्या, आपका बजट क्या होता है। जितना भी आपके जेब में पैसा है वो आपका इनकम है, उसमें जो भी मार्केट प्राइसेस के हिसाब से चीज़ें आप खरीद सकते हो वो चीज़ें आपके बजट में आ रही हैं। तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, गिवन कंज्यूमर्स इनकम, कुछ ना कुछ इनकम गिवन है, एंड मार्केट प्राइसेस, मार्केट के प्राइसेस भी गिवन है। व्हाट ही और शी कैन कंज्यूम फॉल्स अंडर कंज्यूमर्स बजट। जो चीज़ें आप खरीद सकते हो, जो पॉसिबल है आपकी इनकम और मार्केट प्राइसेस को देखते हुए, उसको हम क्या बोल देते कि वो चीज़ें कंज्यूमर के बजट को फॉर्म कर रही है, कंज्यूमर के बजट में आ रही है। समझ आ रहा है कुछ, आया ना? तो कंज्यूमर बजट के बेसिकली हम दो एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एक तो कंज्यूमर्स बजट सेट और एक बजट लाइन। अब बजट सेट बजट लाइन क्या होगा, देखो सेट का मतलब क्या होगा, जैसे हम इंडिफरेंस सेट पढ़ के आए हैं, हम एक टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दो गुड्स के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो कि हमारी बजट में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपीज़ है और आपके पास दो गुड्स है ऑप्शन में, एक तो आइसक्रीम है और एक चॉकलेट है। दोनों ही गुड्स का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है। तो जब आप बजट सेट फॉर्म करोगे उसमें आप 1 आइसक्रीम रख सकते हो और 4 चॉकलेट्स रख सकते हो, 2 आइसक्रीम रख सकते हो, 3 चॉकलेट्स रख सकते हो, 3 आइसक्रीम्स रख सकते हो, 2 चॉकलेट्स रख सकते हो। किसको बात समझ में? जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स आपके बजट में आ रहे हैं उसको हम बोल देते हैं बजट सेट। इन्हीं सेट को जब हम ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं बजट लाइन। यही लिखा हुआ है बजट सेट, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट ऑफ 2 गुड्स, गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हम वेरियस कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं दो गुड्स के, जब प्राइजेस भी गिवन है और एक कंज्यूमर का इनकम भी गिवन। यहाँ पे प्राइजेस क्या थे, 10 रुपए की चॉकलेट और 10 रुपए की आइसक्रीम। इनकम क्या था, 50 रुपीज। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? बजट सेट समझ में आ गया। बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, यानी आपका जो बजट है 50 रुपए, आपके पास जब 50 रुपए, आप 60 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते, तो वो आपके बजट क्या है, कंस्ट्रेंट भी शो करता है कि भाई इतना ही पैसा है, इतना ही खर्चा हो सकता है, इतनी ही चीजें तुम क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नाम दे दिया बजट लाइन। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? देखिए अभी कैसा दिखते हैं, वही हमारा एग्जाम्पल है पिज्जा और कॉफी वाला। पिज्जा की कोई भी यूनिट्स अगर परचेज नहीं हो रही है तब कितनी कॉफीज आ रही है, 60। पिज्जा की 10 यूनिट्स परचेज हो रही है तो कितनी कॉफी आ रही है, 40। पिज्जा की 20 यूनिट्स परचेज हो रही है तो कितनी कॉफी आ रही है, बोलो। अक्रॉस ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, जितने भी ये कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं, इन सब में सेम मनी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, सेम मनी यूज हो रही है। यानी कि इनकम यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर का जो बजट है वो क्या है, मान लेते हैं कि 1000 रुपीज है। ये क्या है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर। बोलो किसको बात समझ में आया ना? जो भी आप एक कॉम्बिनेशन परचेज करते हो, चाहे आप ए लो, चाहे आप बी लो, चाहे आप सी लो, चाहे आप डी लो, आपके पैसे कितने लगने वाले, 1000 रुपीज। इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं ग्राफ में प्लॉट कर देती हूँ मेरे पास क्या आ जाती है, बजट लाइन आ जाती है। जैसे कि कितना कॉफी, कितना है, कॉफी है पिज्जा 0, कॉफी 60। तो इस पॉइंट पे क्या है, पिज्जा 0 है और कॉफी कितना है, 60। बोलो कि इसको बात समझ में आ रही है? आगे क्या है, 10 और 40। पिज्जा क्या हो गया, बढ़ के 10 हो गया और ये क्या हो गया, घट गया, 40 हो गया। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारा कितना पैसा लग रहा है, 1000 रुपीज।
इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे आपका कितना पैसा लग रहा है, 1000 रुपीज। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, बजट लाइन या प्राइस लाइन। इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो यानी कि अगर एक कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाए करता है, समझ लो 1 पिज्जा और 1 कॉफी का, वो पॉइंट आप खरीद सकते हो, वो आपके बजट में आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा उसमें। लेकिन 1000 रुपए खर्चा नहीं होगा, 1000 से कम खर्चा होगा। तो एनी पॉइंट जो बजट लाइन के इनसाइड लाई कर रहा है वो आप परचेज कर सकते हो, वो फीसिबल है, लेकिन उसमें आपका बजट पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। अच्छा, बजट लाइन के अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है 10 कॉफीज और 10 पिज्जाज का मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप परचेज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपका बजट लाइन से बाहर है, यानी 1000 रुपए से ज्यादा पैसे लगेंगे। आपके पास तो इतना बजट ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, तो ये पॉइंट आप परचेज नहीं कर सकते। ये आपके लिए नॉन फीसिबल ऑप्शन हो गया। इसको बात समझ में आई? यानी कि चाहे इस लाइन पे हो आप तब खरीद सकते हो, या इस लाइन के अंदर हो आप तब भी कोई ऑप्शन परचेज कर सकते हो, लेकिन जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाए करेंगे वो आपके लिए नॉन फीसिबल है, नॉन असेसेबल है, आप उनको रीच नहीं कर सकते। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। सिंपल सा टॉपिक है बजट लाइन, सिंपल सी हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ के बारे में हमें बता रहा है। अच्छा, तो जैसे हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करते आए हैं, वैसे ही अगर हमें बजट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना, याद करो हमने जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व का अगर आपको स्लोप की वैल्यू पता करनी है तो आप पता करते हो MRS। याद करो, यहाँ पे ड्रॉ कर ले इंडिफरेंस कर्व, कलर चेंज करके। तो ये आपका बना इंडिफरेंस कर्व, हाँ या ना। इसका हमने स्लोप कैसे फाइंड किया था, MRS इज इक्वल्स टू लॉस ओवर गेन, यानी कि आप कितना लूज कर रहे हो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए, आपने कितना लूज किया और कितना गेन किया। हम इसे क्या कर रहे थे, रेशो में रख रहे थे, उसकी रेशो को हमने क्या बोला था, MRS, जो कि क्या था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था। और ये डिक्लाइन कर रहा था, क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉस का वैल्यू था वो घटता जा रहा था। हम हर एडिशनल यूनिट जब गेन कर रहे थे तो उसके लिए हम कम लॉस करना चाहते थे, क्योंकि हमारी डिजायर और गेन करने की कम हो रही थी। बोलोगे इसको बात, तो हम छोड़ना कम चाहते थे, जो चीज हमारे पास से जा रही थी वो हम कम छोड़ना चाहते थे सेम चीज गेन करने के लिए। अच्छा, ये बात हमने क्यों की, हमने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे निकाला, एक्चुअली लॉस ओवर गेन, मतलब जो भी y एक्सिस में चेंज आया है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, जो भी y एक्सिस में चेंज आया है और जो भी x एक्सिस में चेंज आया है, हाँ या ना। इसी तरीके से जब हम बजट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी कोई भी 2 पॉइंट्स है यहाँ पे हम मान लेते हैं, जो भी y एक्सिस में चेंज आया ओवर जो भी x एक्सिस में, ये इस पॉइंट तक। बोलो किसको बात समझ में आ रही, आया ना। देखो अभी अगला पॉइंट देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ हमें समझ आया, और समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, बजट लाइन के स्लोप से हम कैसे इसको रिलेट कर। देखो क्या बात की हमने कि इंडिफरेंस कर्व का जब भी आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे, आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, आप फाइंड कर रहे थे MRS। MRS क्या था, लॉस ओवर गेन, हाँ या ना, लॉस ओवर गेन था। लॉस की वैल्यू कहाँ से आ रही थी कि y में कितना चेंज आया एक्सिस में और x में कितना चेंज आया। जब भी आप किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का हम लोग स्लोप पता करने की कोशिश करते हैं, हम एक्चुअली यही कर रहे होते हैं कि कितना चेंज आ रहा है y एक्सिस में और कितना चेंज आ रहा है x एक्सिस में। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। देखो कितना चेंज हम देखेंगे y एक्सिस में आया और देखेंगे कितना चेंज x एक्सिस में आया। ट्रायंगल y अपॉन ट्रायंगल x, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें क्या शो करेगा, हमें स्लोप की वैल्यू देगा, वो बजट लाइन की। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की वैल्यू क्या होती थी, स्लोप ऑफ IC
इसको हम क्या लिख देते थे, MRS। एक्चुअली में MRS भी क्या है, यही है y/x। जो भी आप लूज कर रहे हो एंड जो भी उसके कंपैरिजन में आप उसके बिहाफ पे आप गेन कर रहे हो। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मुझे यहाँ पे स्लोप फाइंड करना हो, स्लोप की वैल्यू पता करनी हो बजट लाइन की, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इसको हटा देते हैं एक बार। कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, आया ना? तो हमारे यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, कॉफी, कितना चेंज आया, 20 यूनिट्स का, आया ना, इन 2 पॉइंट्स में। इसमें कितना चेंज आया, 10 यूनिट्स का। अगेन कितने यूनिट्स का चेंज आया, 20। कितने यूनिट्स का चेंज आया, 10। कितने यूनिट्स का चेंज आया, 20। कितने यूनिट्स का चेंज आया, 10। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पा रही हूँ कि जो मेरा इस बजट लाइन का, इस डाटा के हिसाब से बजट लाइन का वैल्यू है वो कितना है, 2:1। बोलो किसको बात समझ में आ रही? यानी कि मैं 2 यूनिट्स गिव अप करती हूँ 1 यूनिट गेन करने के लिए। कॉफी के 2 यूनिट्स छोड़ती हूँ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ पिज्जा को गेन करने के लिए। ये बताता है हमें स्लोप ऑफ बजट। बोलो किसको बात समझ में आ रही? हाया ना? तो बेसिकली हमें बजट लाइन क्या होता है कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हाया ना? ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, यूनिट्स दिए हुए हैं कि 60 कॉफ़ी आ रही है, 440 कॉफ़ी आ रही है, 20 कॉफ़ी आ रही है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इतना इतना पिज्जा आ रहा है। जब हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना y में चेंज आ रहा है और कितना x में चेंज आ रहा है। उस हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कितनी चीज़ लूज करते हैं, कितनी चीज़ गेन करने के, बजट के हिसाब से, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं, बजट के हिसाब से। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलो अब सवाल है कि क्या बजट लाइन बदल सकता है? हमारा बजट चेंज हो सकता है। आप दिमाग लगाओ, आपके जेब में 50 रुपए, ये चीज़ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। आपका बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस केसेस में शिफ्ट करेगा। बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है, ओके, किस केसेस में शिफ्ट करेगा? अगर आपकी इनकम बेटर हो जाए, इनकम क्या हो जाए, बेटर हो जाए, तो आपका बजट बढ़ेगा या घटेगा? अगर आप पहले 100 रुपए कमा रहे थे, अब आप 200 रुपए कमाने लग गए, तो आपका बजट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आप कहोगे बजट इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? तो इंक्रीज बजट की वजह से हमारी ये जो बजट लाइन है ये आगे को शिफ्ट करेगी या पीछे को शिफ्ट करेगी? हमारी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। क्या मतलब है इस बात का कि पहले मेरे पास 1000 रुपए था खर्चा करने के लिए, अब मेरे पास 2000 रुपए खर्चा करने के लिए। तो पहले मेरे पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे, अब मैं उनसे ज़्यादा ऑप्शंस परचेस कर सकती हूँ। मेरा बजट इंक्रीज हो गया है, इसलिए एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अगर किसी वजह से इनकम घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो बजट क्या होगा, गिर जाएगा। पहले जितनी चीज़ें खरीद पा रहे थे अब उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाओगे, बजट फॉल बैक कर जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है, आया ना? बोलो। इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो हमारा बजट भी इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, शिफ्ट समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा जो बजट लाइन है उसमें प्राइस के चेंज होने से भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस बदल जाए तो क्या हमारे बजट लाइन में कोई चेंज आएगा? देखो अभी चेक करते हैं, आप बताओ। फर्स्ट केस लेते हैं हम यहाँ पर, राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी जो पहले 100 रुपए की थी मान लो, अब वो 200 रुपए की हो गई। कॉफी कितनी थी, 100 रुपए की थी, अब कितनी हो गई है, 200 रुपए की। आपका बजट कितना है, 200 रुपए था। तो 200 रुपए में पहले आपको कितनी कॉफी मिल रही थी, 2 कॉफी मिल रही थी। अब आपको कितनी कॉफी मिलेगी? क्या बात हुई है, राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी। पहले प्राइस था कॉफी का 100 रुपए, अब कितना प्राइस हो गया, 200 रुपए हो गया, है या ना? आपका बजट कितना है, 200 रुपीज है आपका बजट। तो पहले आपके बजट में कितनी कॉफी आ रही थी, बोलो? 1 आ रही थी या 2 आ रही थी? पहले आ रही थी 2, अब कॉफी कितनी आएगी?
अब कॉफ़ी आएगी 1। तो यानी कि हुआ क्या, बजट की वैल्यू में कोई गिरावट या बढ़ावट नहीं आई, ये बजट उतना ही है 200 रुपये का ही, लेकिन कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ने की वजह से अब आप उसकी कम क्वांटिटी ले पाओगे, हाँ या ना, इसलिए आपकी बजट लाइन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, बजट लाइन कॉफ़ी के लिए फॉल बैक कर जाएगी, फॉल डाउन कर जाएगी। ऐसी मूवमेंट जहां पर ग्राफ एक तरफ से एक साइड के लिए मूव करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन आया है। तो हमारा क्या नोटिस कर रहे हो कि जो बजट लाइन है वो रोटेट हो गया, कॉफ़ी के लिए नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब हम कम कॉफ़ी परचेज कर पा रहे हैं। ऐसे उल्टा करके देखिए, अगर फॉल इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, मान लो कॉफ़ी पहले 200 रुपये की थी, आपका बजट कितना है 200 रुपये, तो पहले कितनी कॉफ़ी खरीद पा रहे थे, 1 कॉफ़ी खरीद पा रहे थे, है या ना। लेकिन कॉफ़ी सस्ती हो गई, अब वो 200 नहीं 100 रुपये की मिल रही है, अब कितनी कॉफ़ी खरीद पाओगे, 2 कॉफ़ी खरीद पाओगे। तो आपका जो बजट लाइन है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। कॉफ़ी के लिए एक अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड रोटेशन ले लेगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। यही मेन टॉपिक्स हैं हमारे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि बजट लाइन शिफ्ट किन केसेस में करती है, जब इनकम डिक्रीज या इंक्रीज कर जाए, और बजट लाइन चेंज किस केसेस में करती है, रोटेट किस केसेस में करती है, जब प्राइजेस किसी भी एक कमोडिटी का चेंज हो जाए। यही चीज़ पिज्ज़ा के लिए भी हो सकती है। वो अब आपका होमवर्क ग्राफ हो गया कि आप पिज्ज़ा के लिए भी ड्रॉ करके देखो कि अगर पिज्ज़ा के प्राइजेस बढ़ेंगे तो आपका ग्राफ किस तरफ मूव करेगा, अगर पिज्ज़ा के प्राइजेस घटेंगे तो आपका ग्राफ किस तरफ मूव करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी हमें, हाँ या ना। चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब हमें बात करनी है फाइनल अपने टॉपिक को। ये जो सारा हमने इतना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, शिफ्ट, रोटेशन, सब कुछ, इसको अब साथ में पुटअप करना है एंड क्वेश्चन जो चैप्टर हमने शुरू किया था जिस क्वेश्चन के साथ, उसका जवाब देना है कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचे। आपको क्या करना होगा, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक तब पहुंचेगा, इनडिफरेंस कर्व को जब हम देखते हैं डिफरेंट हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हाँ या ना। एक इनडिफरेंस कर्व में हम अपनी डिफरेंट सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बंडल बनाते हैं, ए बंडल, बी बंडल, सी बंडल, डी बंडल। इन ए बी सी डी बंडल में सब में हमें सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है, बिल्कुल बराबर मिलता है। देखो क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि हम दोनों ग्राफ्स को साथ में पुटअप करके इक्विलिब्रियम ढूंढ पाए। हमारा काम क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम तो फाइंड आउट करो, बातचीत तो हमें सारी समझ में आ गई, पर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करोगे। हम कहेंगे देखो ये पढ़कर आए हो आप लोग कि ये इंडिफरेंस कर्व है, आईसी पे वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के, हाँ या ना, जो आपने अपने हाई एंड लो सेटिस्फैक्शन के हिसाब से रैंक करके गुड्स को कि आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है आइसक्रीम ज़्यादा, चॉकलेट से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है चॉकलेट कम। फिर आपने क्या किया, थोड़ा शिफ्ट किया ऊपर नीचे करके, आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लिए। ए बंडल में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, बी में कुछ हैं, सी में कुछ हैं और डी में दोनों गुड्स के कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं। लेकिन ए बी सी डी इन सब से आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है, बिल्कुल बराबर मिलता है, बिल्कुल बराबर मिलता है। तभी तो बोला जा रहा है इनडिफरेंस कर्व, आप इन सभी कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट हो। उसके बाद बजट लाइन हमने पढ़ा, बजट लाइन आपको क्या दिखा रहा था कि भाई देखो सेटिस्फैक्शन वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, मेरे ऊपर जो भी कॉम्बिनेशंस है ना उन सब में सिमिलर बजट यूज हो रहा है, सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी यूज हो रहा है। यानी कि यहां पर ऑप्शन है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, इन सब में जो मनी लग रही है, जो पैसा लग रहा है वो क्या है, सेम है। यानी कि हमें पता लगा एक चीज हमें क्या दे रही है, सब पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। एक चीज हमें क्या दे रही है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है लेकिन पैसा क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर खर्च हो। ये कुछ इस तरीके से बात हो गई। अगर हम एक सुपरमार्केट में जाएं, सुपरमार्केट में जाके हम क्या करें, आपकी मॉम आपको बोले कि आइसक्रीम और चॉकलेट्स जैसे तुझे ठीक लगती है वैसे खरीद ले, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप 4 टोकरियां रख लेते हो अपने आगे, कुछ एक टोकरी में 10 आइसक्रीम्स रखते हो, 1 चॉकलेट रखते हो, एक टोकरी में 7 आइसक्रीम्स रखते हो, 2 चॉकलेट रखते हो, एक टोकरी में, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस बना लेते हो, ए बी सी डी, चारों टोकरी को नाम दे देते हो, ठीक है।
अब इन टोकरियों में से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये टोकरी आपके लिए क्या है, इनडिफरेंस है। A B C D बिल्कुल बराबर आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है। इतनी बात में हम सब साथ साथ हैं। अब आपकी मॉम आपके पास आ रही है, बोल रही है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन खरीदना है बताओ। आप बोल रहे हो कि मम्मी देख लो, जैसे आपको ठीक लगे आप खरीद लो, मेरे को तो सबसे बराबर सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, मैं तो सब चीजों को लेके इनडिफरेंट हूं। तो आपकी मम्मी सोच रही है अच्छा मेरा बजट कितना है, आपकी मम्मी सोच रही है मेरा बजट है खर्चा करने का 100 रुपए, एक ऑप्शन पे लग रहे हैं 120 रुपए, एक ऑप्शन पे लग रहे हैं 130 रुपए, एक ऑप्शन पे लग रहे हैं 100 रुपए, एक ऑप्शन पे लग रहे हैं 200 रुपए। आपकी मम्मी क्या बोल रही है, अरे ये 100 रुपए वाला जो बकेट है ना ये मेरे बजट में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ये वाला बास्केट खरीद लेते हैं। देखो जब हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को ढूंढेंगे हम क्या देखेंगे कि गिवन बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ड्रॉ हो सके, तो सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी बनाएंगे एंड देन उसे बजट के साथ मैच कर देंगे। वो जो पॉइंट होगा जहां पे आपकी मम्मी की बजट में भी आ गई टोकरी और आपका सेटिस्फैक्शन भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिल गया, जो भी सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए था वो मिल गया, उस पॉइंट पे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। कैसे हमारी बुक इस बात को सारी बात को समझाती है हमें, ये देखो ये आपका बजट लाइन बना हुआ है कॉफी एंड पिज्जाज का, फिर से हाँ या ना बोलो, ये हमारा क्या बना हुआ है, बजट लाइन बना हुआ है। इसी ग्राफ पे हमारी बुक हमें क्या कहेगी, एक आईसी ड्रॉ करने को बोलेगी, जिस पॉइंट पे कोई भी आईसी और बजट लाइन टच करेंगे एक दूसरे को, वो होगा एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कैसे, क्योंकि हमें पता है चाहे ए ऑप्शन सेलेक्ट करो, चाहे आईसी का बी ऑप्शन सेलेक्ट करो, चाहे आईसी का सी ऑप्शन सेलेक्ट करो, चाहे डी सेलेक्ट करो, सबसे बराबर सेटिस्फैक्शन मिलती है, हाँ या ना। लेकिन ए सी डी ये हमारे बजट से क्या है, बाहर है, लेकिन जो बी है वो हमारे बजट में आ रहा है, इसीलिए हम बी ऑप्शन को परचेज करेंगे। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन बजट के हिसाब से ही कंज्यूमर का क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो अगर हम इसके इक्वेशन में भी लिखना चाहें इसी चीज को, तो हमारी बुक इसे कैसे लिख देती है कि जब स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। फिर कंफ्यूज हो गई, ये क्या बात हो गई, देखो हमने क्या समझा, ये हमारा आईसी है, आईसी की ये जो लाइन है, जो कर्व है, इसको हम स्लोप बोल रहे थे, ये हमने बार बार फाइंड भी करना सीखा। और बजट लाइन की ये जो लाइन है इसको भी हम क्या बोल रहे थे, स्लोप बोल रहे थे, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी सीखी। हमारी बुक बोल रही है जहां पे ये दोनों स्लोप सेम हो जाएंगे, यानी कि एक ही वैल्यू आ जाएगी, बी पॉइंट बजट लाइन पे भी लाई कर रहा है और आईसी पर भी लाई कर रहा है, तो दोनों चीजें जब कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई, तब हमारा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है, MRS इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। कैसे लिख देती है बुक हमारी, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन एट सम पॉइंट, उसको क्या बोल देंगे, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोल देंगे। और बोल रहे आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या बात हो रही है कि जो आईसी है हमारा वो क्या होना चाहिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका शेप इस तरीके से होना चाहिए। अगर आईसी इस शेप की जगह और किस शेप में हो सकती है, इस शेप में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकता। क्यों, आपको ये सवाल पूछना चाहिए ना कि क्यों भाई, ऐसे अगर है उसका इंडिफरेंस कर्व ऐसा दिख रहा है तो वो सेटिस्फैक्शन अपना मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर पाएगा। इसका जवाब हमारी बुक कैसे देती है कि देखो अगर ऐसे होगा कर्व
कनकेव शेप में होगा। अगर आईसी कनकेव होगा मतलब आपका जो लॉस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो आपका एमआरएस है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जिस वजह से हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर एक स्टेबल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे वो गेन करता है कोई भी एडिशनल यूनिट, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है। तो यानी कि वो जो लूज कर रहा है वो हर बार कम लूज करना चाहता है और पाने की इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसीलिए जो लूज कर रहा है वो चीज वो गिव अप कम करना चाहता है। इसीलिए लॉस इंक्रीज नहीं करना चाहिए, लॉस क्या करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो एमआरएस होगा, लॉस ओवर गेन होगा, वो भी ओवरऑल क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। इस वजह से हमारा आईसी कभी भी कनकेव ना बनते हुए किस शेप में बनेगा, कन्वेक्स शेप में बनेगा। एंड कन्वेक्स होना आईसी का ज़रूरी है अगर एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचना चाहता है। बोलो किसको बात समझ में आया ना? यही था हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लाइव लेक्चर, उसमें हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।